अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो सोच, फिक्र और नज़र को जिद्दत की तरफ ले जाना पड़ेगा, जदीद सोच लेकर आनी पड़ेगी, वुस्अते निगाह पैदा करनी पड़ेगी, बसीरत और तासीर लानी पड़ेगी अपने अमल में। आप लोगों को ये बातें नाज़रीन समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को ये वाली बातें समझ में नहीं आती। कल मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, किसी ने मुझे एक दावत का पैगाम भेजा, दावतनामा भेजा, बोला इस दावत पे ज़रूर आइएगा, इधर बड़ी अच्छी अच्छी तकारीर होंगी, स्पीचेस होंगी टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के मौजू पर। हाँ, मैंने कहा अच्छा भाई, लेकिन मैंने जब तस्वीरें देखी तो सारे मेरे से माजरत के साथ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो एक नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा हूँ, वो लोग उम्र में बहुत ज़्यादा थे, मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा, लेकिन एक उधेड़ उम्री की जो निशानियाँ होती हैं, बाल सफ़ेद, चेहरे पर ऐसे आसार जिनसे पता लगता है कि भाई बंदा आसार कदीमा से आया है। मुझे तवीलुल उम्र होने से कोई शिकायत नहीं, अल्लाह ताला और लोगों की उम्र में इजाफ़ा करे, ये तो मेरे रब की नेमत, जिसको चाहे दे दे। लेकिन बात यह है कि बूढ़े बूढ़े लोगों से जाकर मैं क्या सीखूंगा, उनका तजुर्बा तो सीख लूंगा, लेकिन जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के मौजू पर मैं नौजवानों की बातें सुनना पसंद करता हूं, मैं जवान लोगों की बातें सुनना शुरू करता हूं, मैं अपने से छोटी उम्र के लोगों से सीख कर, समझ कर, पढ़कर अच्छा महसूस करता हूं। मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती नाजरीन कि मैं अपने से कम उम्र शख्स से कुछ सीख सकूं, कोई पते की बात मुझे समझ आ सके, कुछ इल्म मुझे अपने से कम उम्र लोगों से मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आजकल के जदीद दौर के अंदर मेरी आंखों को और ज़्यादा खोल दे, मुझे दुनिया के अंदर वो चीज़ें समझ में आए जो आजकल नौजवान नस्ल की ज़ुबान पर हैं, उनकी नज़र में। आप देखें कितने टीवी एंकर हैं, सब कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि टिकटॉक पर मेरा अकाउंट नहीं है, लेकिन जितना मशहूर मैं टिकटॉक पर हूं, आपका तस्वुर है। ये सब इस वजह से है क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ साथ चलता हूं, नौजवानों की सोच के साथ साथ चलता हूं। जो आज का एक नौजवान सोच रहा है, मैं वो सोचना चाहता हूं, वो समझना चाहता हूं। इसमें मेरे अंदर का बच्चा बाहर निकल आता है। यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लोगों को शायद ये बातें समझ में ना आए, क्योंकि आप लोग बूढ़े होना चाहते हैं और मैं जवान होना चाहता हूं, सोच से, सोच से, सोच से। और आजकल के इस जदीद दौर में आप अखबार उठाकर देख लीजिए, अच्छी से अच्छी नौकरी, सीनियर से सीनियर नौकरी के लिए वो कहते हैं कि मैक्सिमम एज 45, मैक्सिमम एज 45, 45 साल, इससे ऊपर का आदमी नहीं चाहिए हमें। मल्टीनेशनल कंपनी ये कहती है, मल्टीनेशनल कंपनियां ये कह रही हैं, अपने इश्तिहारों में लिख रही हैं कि 45 साल से ज्यादा उम्र का शख्स बराए करम अप्लाई न करे। आपको समझ नहीं आएगी नाजरीन, आप एलईडी के दौर में ट्यूबलाइटें हैं, आपको नहीं पता कि आगे आने वाले दौर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने काम खुद कर देगी। ये याद रखें, रोबोटिक्स में जिद्दत का बस थोड़ा सा वक्त रह गया है, इसके बाद सारे कारपेंटर होशियार, सारे इलेक्ट्रिशियन होशियार, सारे प्लम्बर होशियार, आप लोगों की नौकरियां फारिग। रोबोट ये सारे काम करके दिखाएंगे। आज रोबोट गाड़ियां भी बना रहे हैं, मशीनें भी बना रहे हैं, फैक्ट्रियों में रोबोट काम कर रहे हैं। ये उस तरह के रोबोट नहीं है जो आपने फिल्मों में देखे होंगे, ये रोबोट खुदकार रोबोट हैं जिनको प्रोग्राम कर दिया जाता है एक टास्क करने के लिए और ये खुद ब खुद वो करते हैं, इंसान की ज़रूरत ही नहीं। चाइना में ऐसी लातादाद फैक्ट्रियां मौजूद हैं जहां पर रोबोट ये सारे काम कर रही हैं। और आगे जाकर मैं आपको बता दूं, नॉलेज बेस्ड जॉब्स को भी एआई घेर लेगा, पकड़ लेगा। लेकिन पाकिस्तानी क्या करेंगे?
यार आपकी आईडी कार्ड की फोटो कॉपी नहीं आई, यार आपकी आईडी कार्ड की फोटो कॉपी नहीं मिल रही, यार आपका रिकॉर्ड कंप्यूटर में नहीं मिल रहा। अब हमने बात करनी है जनाब बैरूनी सरमायाकारी के मुतालिक। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब जदीद अदवार के अंदर एक नई सोच और फिक्र के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब क्या वो नई सोच और फिक्र आई है पाकिस्तान में? क्या हमारी मईशत को देखने का अंदाज़ हमने बदला है? हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब अकमल चौधरी साहब, जो कि एक माशी तज्जियाकार हैं और प्रोग्राम पर बारहा तशरीफ़ लाते रहते हैं और ज्वाइन करते रहते हैं बजरिया टेलीफोन लाइन या जूम। वेलकम करता हूं आपको शो। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। अकमल चौधरी साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि मुल्की मईशत के मुतल्लिक, जैसे पिछली दफ़ा भी हम बात कर रहे थे कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि एक हर्फ भी अगर मुल्की मईशत के ख़िलाफ़ बोलते या मुल्की मईशत के मुतल्लिक तनकीद करते तो बहुत सख्त किस्म का रिएक्शन आता था। लेकिन अब जो है वो सहाफ़ी जो कि हुकूमत के शदीद तरीन मोहब्बत करने वाले मुहिब हुकूमत सहाफ़ी हैं, वो भी अब इकॉनमी पर बहुत सख्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं उनकी मैनेजमेंट और हैंडलिंग के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और ज़ाहिर बात है महंगाई के मामले पर भी बहुत शोर व गुगा कर रहे हैं। तो बात यह है कि मैंने ये देखा है कि पिछली 3 दिहाइयों से हमने अपनी मईशत को देखने का अंदाज़ नहीं बदला। सारी दुनिया ने अपने अंदाज़ बदल लिए, मईशत के अंदाज़ बदल लिए, मईशत के पैमाने बदल लिए, लेकिन पाकिस्तान आज भी उन्हीं पैमानों पर चल रहा है। क्यों? पाकिस्तान आज ये पैमानों पे चल रहा है, उसकी वजह ये है कि लोग भी तो वही पुराने चल रहे हैं ना। असल में नस्ल दर नस्ल जो है ना, हम वो एक चंद जो सियासी खानदान है उनके गुलाम बने हुए हैं और वही जो है ना वो हमारे हुक्मरान है। पिछले 70 सालों में आप देख लें, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, उन सब में जो है ना ये जो 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 खानदानी तर्ज सियासत है ये खत्म नहीं हो रहा। उसके बाद फिर जो सियासी जो कल्चर होता है उसको कॉलेजेस और स्कूल्स के लेवल पे जो है ना ऊपर लाया जाता है। और हमारे यहाँ आप देखें कि कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में तलबा तंजीमों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आ गई। तो उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी लीडरशिप चेंज होगी, नई सोच आएगी, नया तर्ज हुकूमत आएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए तो हमें बिल्कुल जो है ना अपने नौजवानों को इस सियासी जो हमारा सियासी सिस्टम है उसमें आने के लिए रास्ता देना होगा। तो ही हमारा जो है ना ये टोटल निज़ाम बदलेगा। अदरवाइज है ना वो हम इसी गिवन जो निज़ाम चल रहा है उसी के तहत जो है अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे। लेकिन हम ये जो हैगलिंग कर रहे हैं, या अगर अभी भी आज टीवी देखें, कोई भी टेलीविज़न चैनल देखें, तो वो पॉलिटिकल हैगलिंग है, सियासी तौर पे सियासी मौज़ूआत पे गुफ्तगू। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में उसकी खुराक सियासत तो नहीं है। उसके लिए तो जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उसमें सियासत जो है वो किसी और टियर पे जाकर आती है। आप बुनियादी ज़रूरियात के बारे में बता नहीं रहे। खाकरूब यानी एक स्वीपर से भी आप पूछ रहे हैं तो वो अपना मौजू आपको सियासत बता रहा है। आप मुझे सच बताएं, जब तक आप एज ए नेशन इकॉनमी को तरजीह नहीं देंगे तो फिर आपकी सोच कैसे बदलेगी? वही तो मसला है ना, हमारा मईशत को तरजीह ही तो नहीं दे रहे ना। सब लोग आते हैं अपनी जाती मईशत को जो है ना वो तरजीह देते हैं, अपने बिजनेसेस को जो है ना वो ग्रो करते जाते हैं। जिनकी शुगर मिले हैं आप वो अरबपति बन गए हैं, जिनकी फ्लोर मिले हैं वो अरबपति बन गए हैं। और तो और ये हमारी इंडस्ट्री तक में जो है ना वो कार्टेल्स और माफियाज का जो है ना वो राज है। अच्छा, जब मैं कार्टेल्स और माफियाज का जिक्र करता हूँ ना तो ये कार्टेल का मतलब तो आपको पता है ना कि जो चंद एक मखसूस हर शोबे में आपको ग्रुप्स मिलेंगे लाइक माइंड, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री आप उठा लें, चाहे एग्रीकल्चर को ले लें, वहां पे अगर आड़तिया होगा तो उन्होंने अपना एक जो है ना वो ग्रुप बनाया हुआ होगा। चीनी है तो चीनी वालों ने अपना अलग ग्रुप बनाया हुआ है, आटे वालों ने अलग ग्रुप बनाया हुआ है। इंडस्ट्री में चले जाए तो कोई किसी ने चैम्बर में जो है ना वो ग्रुपिंग की हुई है, कोई बिल्डर्स की एसोसिएशन बना के बैठा हुआ है, कोई ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन बना के बैठा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो है ना कार्टेल्स कहलाते हैं। और माफिया कहते हैं जो ब्लैक मनी वाले जो लोग, इन्हीं कार्टेल्स में जो ब्लैक मनी लेके लोग बैठे हुए होते हैं वो फिर भरपूर माफिया का किरदार अदा करते हैं। तो
ये जो कार्टेल्स और माफिया कल्चर हमारे जो है ना वो इकोनॉमी में सराहियत कर चुका है, और हर जगह पे उनकी ही जो है वो दादागिरी है, उन्हीं की जो है वो से चलती है, जो कुछ वो चाहते हैं वही हो सकता है। आप बताएं मुझे, पाकिस्तान में या कराची में कारोबार करना एक आम इंसान का या एक आम बंदे का काम है क्या? मेरे पास अगर कोई थोड़ा बहुत सरमाया है जो मुझे बाहर से आया है, या मतलब किसी ने अपने बेटे ने भिजवा दिया है, या दोस्त ने या भाई ने मुझे भिजवाया है, तो मैं उस पैसे को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा, तो आपको लगता है कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा? आपको ही पता है यहाँ पे कितने तो डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, कोई प्रोफेशनल टैक्स है, कोई इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है, कोई सोशल सिक्योरिटी वाले हैं। मतलब वो आदमी जो है ना वो उसी में ही पागल हो जाता है कि भाई मैं ये किस को मुंह में कहाँ पे आके फंस गया हूँ। तो पाकिस्तान में और कराची में कारोबार करना इतना मुश्किल बना दिया गया है कि जब तक आपकी बैकिंग के ऊपर कोई ब्यूरोक्रेटिकल सपोर्ट नहीं होगी, आपके ऊपर कोई सियासी हाथ नहीं होगा, आपकी इवन अगर छोटे बिजनेसमैन है तो आपके इलाके के हेड मोरर से जो है ना वो ताल्लुकात होने चाहिए। अगर आप रेडी लगा रहे हैं ना रेडी, तो फिर भी आपको जो है ना वो सिपाही जो गश्त करता है उसके साथ आपके ताल्लुकात होने चाहिए। जिस मुल्क का ये हाल हो कि जहाँ पे सिपाही से लेके और जो बड़े बड़े जो मिल ओनर्स तक हैं उनको इन लोगों के साथ जो है ना वो मफाहमत करना पड़ती हो, इनके साथ मिल के काम करना पड़ता हो, तो उस मुल्क में आप समझेंगे कि माशी तरक्की होगी तो, या उसमें कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। तो आप मेरे भाई के ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया से निकले। हमारे यहाँ जो है ना वो इन्वेस्टमेंट, ये कल जो है ना वो इकोनॉमिक जो आउटलुक दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उसकी रिपोर्ट मेरे सामने से गुजर रही है, और हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 2024 में जो है वो 1.963 बिलियन थी, जो टोटल हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, और इस मरतबा कम होकर वो 1.806 बिलियन के ऊपर आ चुकी है। तो ये हमारा हाल है, और हम कह रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं। तो भाई जहाँ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे होते हैं वहाँ पे तो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तरस रहे होते हैं। वहाँ पे मतलब आप देखें ना, यहाँ पे दुबई में या सऊदीया में लोग किस तरह जाते हैं कि यार मुझे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्यों करनी है? वहाँ पे क्या मतलब वहाँ पे ऐसे कौन से दरिया या बहर हैं, सहरा है, वहाँ पे रेगिस्तानों में लोग इन्वेस्टमेंट करने पे राजी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हमारे अपने लोग जो है ना वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। जिन्होंने पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अपना पैसा निकाल के अब सिर्फ और सिर्फ वो जो पुराना सरमाया उनका चल रहा है वही चल रहा है। कोई भी नई जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करने की सोच भी नहीं रहा। और जब इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा, इसी तरीके से हमारे जो लेबर जो या ह्यूमन रिसोर्स की भी देखें वो सारी की सारी मुल्क से बाहर जा रही है। तो फिर आप कहें कि जीडीपी ग्रोथ के ये दो बुनियादी जो ड्राइवर्स होते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपकी इंडस्ट्री या आपकी तो उसमें मशीनरी जो है वो कितनी नई आ रही है, या पुरानी मशीनरी कितनी रिप्लेस हो रही है, एग्रीकल्चर में कितनी जो है ना वो लेबर फोर्स यूज हो रही है, कितनी ह्यूमन रिसोर्स में एक्टिविटी आ रही है। तो ये सारे के सारे जो है ना वो ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं जो कि माजरत के साथ जो है ना वो प्लस में नहीं है। तो आप जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी हालिया जो मैंने देखी है उसमें IMF ने भी पाकिस्तान की जो मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ का जो फिगर बताया वो भी जो हुकूमत का फिगर है उससे काफी कम है। हुकूमत 4.5% का जो है ना वो सोच रही है कि शायद वो जीडीपी ग्रोथ अचीव कर लेंगे, जो कि बहुत मुश्किल नजर आता है। ये जीडीपी ग्रोथ रेट की जो आपने बात की, जाहिर बात है वी ऑल नो के जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। जाहिर बात है गवर्नमेंट को उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत होगी। राइट नाउ आई थिंक फोकस चेंज हुआ है। आई थिंक कि जो लोग हमारे मुल्क के अंदर फैसले लेते हैं, आम फैसले लेते हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ये सिग्नल दें कि आप सिचुएशन को इम्प्रूव करें, क्योंकि जो इदारे इस मुल्क के मामलात को देख रहे हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो हमारा जो मुल्क है उसका नाम रोशन हुआ। और हिंदुस्तान से भी हमें काफ़ी मतलब ये है कि वैसे तो हर चीज़ मेरे रब के करम से होती है, लेकिन इंसानी कारकर्दगी, काविश, मेहनत जो है उसके अंदर कोई कमी नहीं देखी हमने इदारों की। उन्होंने अपना काम करके दिखाया है, लेकिन सियासी हुकूमत जो है वो अपनी जगह कुछ कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही। खैर मैं अकमल चौधरी साहब इस जानिब आऊँगा। देखें बाकी माजी के जितने फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे हमने उनकी पॉलिसीज़ पर बहुत तनकीद की है, उन पर सवाल उठाए हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हों या नहीं हों। आपको पता होगा अब्दुल हफीज़ शेख साहब को भी कुछ हल्के ही लेकर आए थे इस मुल्क के अंदर, लेकिन उनकी कारकर्दगी जब कमज़ोर थी तो
उनको फिर उन्हीं हलकों ने कहा कि भाई इनको फारिग कर दें क्योंकि ये काम नहीं कर पा रहे। लेकिन अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको पता है कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब की किसी भी पॉलिसी के ऊपर कोई चूं भी कर सके। मैंने नहीं देखा किसी को कि उनके मुतालिक बात भी कर रहा हो। क्यों नहीं कर रहा? कारकर्दगी तो सारी उनकी है। वी हैव टू टॉक अबाउट द फाइनेंस मिनिस्टर, व्हाई नॉट? जी देखिए, मुझे जो है ना हुकूमत से बिल्कुल भी कोई तवक्को नहीं है, और जब हुकूमत से तवक्को नहीं है तो हुकूमत के सो कॉल्ड लाए वजीर खजाना से हमें क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है? अब हम और आप कहते तो ये हैं कि हुकूमत के लाए वजीर खजाना है, बुनियादी तौर पे तो ये IMF के नहीं, माजी के अंदर हम वज़राए खजाना पर ही तनकीद करते रहे ना। अब्दुल हफीज शेख साहब को भी तो वही लाए थे ना, तो उन पे तो हम तनकीद करते रहे। असद उमर साहब, आपको पता होगा, सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा जीनियस कहते थे, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया उस आदमी ने। लेकिन यह कि हमने बोला टीवी पे कि इस आदमी ने, असद उमर ने बेड़ा गर्क किया है, बोला कि नहीं बोला? मैं तो बड़ा खुल के बोला मैंने। इस वक्त मईशत का जो हाल हो गया ना, मेरी जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से यहाँ बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये जो यहाँ पे जो हमारे मईशत के लोग बैठे हुए ना, माजरत के साथ ये लोग सिर्फ और सिर्फ चीजों को हरा हरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब बेहतर हो गया है। मैं बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये शो कर रहे हैं वो आपको आने वाले वक्तों में हमारे लिए जो है ना वो मसाइल का बाइस बनती है। अब यहाँ पे उनकी जो चीफ साहब की जो कोशिशें हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो तो मतलब डॉलर का रेट तक है ना वो एक्शन लेते हैं तो नीचे आता है। आज चले मैं आपसे बात करता हूँ। बड़े अजीब से कॉर्नर में आकर फंस गया हूँ। एक तरफ तमहीद में भी कुछ और बात की, फिर मतन में भी कुछ और गुफ्तगू हुई, और फिर अब ज़ाहिरी बात है अकमल चौधरी साहब ने जो बातें कर दी उसके बाद मुश्किल है ये सवाल पूछना, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ कि सर फिर अब बैरूनी सरमायाकारी कैसे बढ़ानी है? रिवायती सवाल भी पूछना ज़रूरी है ना, तो मैंने आपसे रिवायती सवाल पूछ लिया कि अब बैरूनी सरमायाकारी में जो है वो अब इजाफे की जो एक तवक्को या उम्मीद की जा रही है उसके मुतल्लिक मैं चाहूँगा आप अपनी राय दें। देखिए, बैरूनी सरमायाकारी जैसा मैंने आपको बताया कि हुकूमत के अपने जो आदाद शुमार है उनके मुताबिक जो है वो बैरूनी सरमायाकारी 1.9 बिलियन डॉलर से कम होकर 1.8 बिलियन डॉलर के ऊपर आ चुकी है। तो ये तो वो फैक्ट्स हैं जो हुकूमत खुद एडमिट कर रही है। उसके बाद जो आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर जिसका बड़ा जो है ना वो क्लेम करती है हुकूमत कि 19 अरब डॉलर तक पहुंचा दिए, उसमें 5 अरब डॉलर तो आपको पता है सीधे सीधे जो है वो 2-3 मुल्कों से जो है ना वो हमने एज ए डिपॉजिट रखवाए में है, हम उनको खर्च कर ही नहीं सकते। बाकी के 5-6 अरब डॉलर जो है वो सारे का सारा मार्केट से उठाया गया टर्म फाइनेंस के ऊपर और मांगे तांगे का है, वो भी उधार का, मतलब आप समझें वो ऐसा नहीं है कि हुकूमत का जो अपना एसेट है। तो उनके पीछे जो हकीकत है वो ये है कि इन ज़र मुबादला के ज़खायर को हुकूमत अपने कर्जों की रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल कर नहीं सकती। तो हमें इस सूरत में सिर्फ चाइना का शुक्रगुजार होना चाहिए, जो खलीजी ममालिक हैं जो हमारी हमेशा मदद करते रहते हैं, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो कर्जे जो है ना अपने रोल ओवर करते जा रहे हैं। अब ये रोल ओवर कब तक करेंगे, किस बुनियाद के ऊपर करेंगे, ये सारी चीजें जो है ना वो बाद में सामने आएंगी। अभी तो हम सिर्फ इतना हमारे लिए काफी है कि चलो हमें जो फौरी हमारे ऊपर तकरीबन 20-22 अरब डॉलर के जो सालाना हमने कर्जे रीपे करने हैं वो उसको रोल ओवर कर रहे हैं कि चलो यानी टाइम देते जा रहे हैं। तो इन अदर वर्ड में आपसे ये कहूँ कि चीजों को जो है ना बेसिकली अंडर द कारपेट डाला जा रहा है कि ये वक्ती तौर के ऊपर जो है ना अपना टाइम पास करो और हुकूमत जो है ना वो किसी तरह आप अपना टेन्योर पूरा करें। आगे वाली हुकूमत देखेगी, जब उसको पे करने का टाइम आएगा तो वो जानेंगे। हमें जो है ना बस अपना माल कमाने दो, चाहे वो चीनी हो चाहे वो आटा हो, जो भी जहाँ पे भी मिले। अभी खुद जो है ना वो माना जा रहा है कि 300 अरब रुपए का जो है ना वो तकरीबन टीका लगाया गया ये चीनी की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में, और उसमें भी जो है ना ये कहा जा रहा है कि शायद वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट हुई नहीं है, तो सिर्फ कागजों की हद तक अफगानिस्तान गई है और उसके बाद वापस जो है ना वो पाकिस्तान नहीं आ रही। और अब इन्होंने जब एक्सपोर्ट की उसमें भी इन्होंने कमाया, अब इम्पोर्ट जब की है तो उसमें भी ये कमा रहे हैं। इस तरीके से तो हमारे मुल्क में जो है वो काम चल रहा है। फिर आप कैसे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। पॉलिसीज की अगर मैं बात करूँ तो हुकूमत की लॉन्ग रन क्या पॉलिसीज होंगी उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है।
हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है आगे आने से 1-1.5 साल में क्या होगी, हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है, टैक्सेशन को अपने कहाँ तक पहुंचाना है, 50% तक तो आपने टैक्स लगा दिया। बिजली आप देखें वो आपके पास जो है ना वो सबसे ज्यादा खतरे में बिजली 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 बहुत नुकसानदेह, मैं आपको बताऊं। हाँ, पेट्रोल और ऑयल जो है वो आपके पास खतरे में सबसे महंगा बिक रहा है, और उसके बाद कोई कारोबार। लेकिन आपने एक चीज छेड़ दी, देखें ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा की होता है कॉस्टिंग। अब आपने एक बड़ा अहम नुक्ता छेड़ दिया। बात यह है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, जाहिर बात है जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा पाकिस्तान के बेसिक एनर्जी कॉस्ट देखेगा, बगैर उसके आजकल कोई भी दुनिया में कहीं पर भी सरमायाकारी नहीं करता। पाकिस्तान का एक तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है ये खुद कह रहे हैं कि जी हम सोलराइजेशन की पॉलिसी जो है, कभी कह रहे हैं हम अपोज करते हैं, कभी कहते हैं हम प्रपोज करते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप क्या फोर्स करना चाह रहे हैं कि लोग सोलराइज हो जाएं? अगर हम सोलराइज हो गए तो फिर तो आपका गर्दिशी कर्जे का इशू और ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई कंज्यूम ही नहीं करेगा आपकी ग्रिड की बिजली, तो वो तो और बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। वही बात हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है ना, और हो जाएगा क्या, हो गया है ना। अब तकरीबन सुनने में आ रहा है, दिस इज नॉट कंफर्म, कि 30,000 मेगावाट के करीब जो सोलर पैनल हैं वो तो हमने इंपोर्ट कर लिए ऑलरेडी, और उनमें से ज्यादातर लग भी चुके हैं। तो उसके बाद आम आदमी के लिए तो पावर की कॉस्ट कम होनी चाहिए थी ना, लेकिन आवाम का जो बिल है वो उसमें कोई और ज्यादा बढ़ गया, और हुकूमत को अलग खसारा हो रहा है कि पहले जो है वो बिजली के बिलों के ऊपर जो सेल्स टैक्स ले लेते थे, जो एडिशनल और एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स की मद में पता नहीं, तो पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? ये सोच के पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? ले रहे थे कुछ सोच के पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? पॉलिसी अगर सोच के बनाते रहे, और देखना पॉलिसी बनाना एक अलग बात है, लेकिन सोचना एक अलग बात है, पॉलिसी बनाना बिल्कुल उसके बाद का मकाम आता है। हमारे यहाँ पे तो सोचते ही कुछ नहीं है ना। हमारे यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि एडहॉकिज्म चल रहा है, टेस्ट बेसिस के ऊपर वक्ती तौर पे चीजें चलाओ। प्लानिंग कमीशन कहाँ है सर? देखिए मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये, प्लानिंग कमीशन कहाँ है? सारे अफसरान अपनी अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं और फुल जो है प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं। उनको सोचने का टाइम थोड़ी है यार, वो छुट्टियां उठियां गुजार के आएंगे बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, उसके बाद आके सोचेंगे कि पावर वावर जो है ना वो कैसे कम होगी। अगर हमने सोलर लगा दिए तो हमारे ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स है ये आके कौन पेमेंट करेगा, इनकी जो हमारी बिजली चोरी है ये किसने आके रोकनी है, जो हमारे लैंड लॉसेज है ये किसने कम करने हैं। तो और बिजनेसमैन क्या करेगा? ये तो आप सिर्फ एक पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं। मैं उसके बाद अलग हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट इतनी महंगी है, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंपोनेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6-6 तो लोग आ जाते हैं दिन में अपना भत्ता लेने के लिए, और सरकारी भत्ता जिसे मैं कहूँगा, मतलब जिसका न सर है ना पैर है, वो आ जाते हैं जो है ना वो सहूलत कुछ टके की इन्होंने नहीं देनी। तो रंगी के रोड आप जाके देखें, साइड के रोड आप जाके देखें, तो आपको ऐसा लगेगा आप जो है ना किसी खंडरात में मोहिंजे दड़ों में आ गए हो। चलें, ये पॉइंट आपने कहा, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड इज नेसेसरी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन देखें, ये तो कारोबारी देखें, कारोबार कहता है जितना गुड़ उतना मीठा, तो आप बुनियादी तौर पे गुड़ कुछ लगाओगे ना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही रख के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? मुझे सवाल का जवाब चाहिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो बुनियादी चीजें हैं वो अगर आप लोग पूरी नहीं कर सकते तो फिर उस वक्त तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं बढ़ सकती। अलबत्ता इवन याद है कि हमारे पास तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी कमी हुई है, ठीक है ना। वो नहीं तो शिटाक एक्सचेंज तो बहुत ऊपर गया है, शिटाक एक्सचेंज। नहीं, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर इसीलिए गया ना कि ज्यादातर यहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना माल बेच दिया है, और उसमें चंद एक कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर रही। स्टॉक मार्केट की बात करूँ, उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करूँ, उसमें एक फर्टिलाइजर कंपनी है, उसने 25 अरब रुपए कमाए हैं 3 महीने में, ठीक है ना। ये एक फर्टिलाइजर कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से सीमेंट सेक्टर की अच्छी ग्रोथ है, सीमेंट में भी जो वो अच्छा लोग कमा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर की अच्छी ग्रोथ है, फार्मास्यूटिकल में जो है ना वो कंपनी अच्छा कमा रही है। तो जो चंद लोग जो है ना, ये चंद सेक्टर जो कमा रहे हैं वो तो फिर ऐसे अंधा कमा रहे हैं ना उसमें। मतलब हमारे यहाँ के आपको पता है फार्मास्यूटिकल और दवाइयों के हवाले से कोई इतनी चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। नहीं, लेकिन तो वो पता नहीं पुराने फार्मूलों की दवाइयाँ इतनी महंगी बेच रहे हैं। आपने लेकिन एक मुख्तलिफ एंगल एड्रेस कर दिया ना। देखें, इसका मतलब ये है कि हाई प्रॉफिट इंडस्ट्री में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा इन द पास्ट डेकेड
पूरी डेकेड की बात कर रहा हूँ, एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा। हुकूमतें तो मुल्क में आती जाती रहती हैं, कुछ पता नहीं होता कब कौन चला जाए। सर मुझे पता है पिछले जब थे तो लोग कहते थे वो कभी नहीं जाएगा, आपको याद होगा, मुझे याद नहीं, मैं वैसे आपके साथ प्रोग्राम काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते होंगे आज से कुछ 3 साल पहले लोग कहते थे जी नून लीग की सियासत ख़त्म हो गई और अब तो ये लोग कभी सियासत नहीं कर पाएंगे, इनका कभी कोई वज़ीर आज़म नहीं आएगा। लोग पीपी और जरदारी साहब के बारे में भी यही बात करते थे, लेकिन बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, लोग तो आते जाते रहेंगे सर। लेकिन पिछले एक डेकेड के अंदर अगर हम देखें तो हाई प्रॉफिट बिजनेसेस से भी फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जितने सेक्टर आपने गिनवाए इसमें भी चले गए हैं। देखिए मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन लोकल इन्वेस्टर तो आ रहे हैं ना उसमें, और वो भी चंद एक मखसूस सेक्टर्स में, ये 4-5 मैंने आपको गिनवाए हैं। इसके अलावा जो दीगर जो सेक्टर्स हैं उनमें अभी भी कोई ग्रोथ नहीं है। और अगेन मैं ये कहूँगा, मैं कोई खुदा ना खास्ता कोई मायूस नहीं हूँ, हमारे पास रिसोर्सेज बेतहाशा है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, और खास तौर पे हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरीके से दिन और रात काम कर रहे हैं, अमेरिका के दौरा उन्होंने किया, वहां पे उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से कितनी एडवांस, देखिए उन्होंने मुल्क का दिफा जो है ना वो अच्छे से करके दिखाया। जो गए हैं तो चाइना से भी उन्होंने कर्जों के हवाले से उन्होंने बड़ी जो है वो पेशरफ्त उनकी हुई है, सीपैक के ऊपर अच्छी पेशरफ्त हुई है। तो ये उनका ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया है, बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया है, चाइना को, और बड़ी अच्छी आपने हौसला अफजाई की है। लेकिन बेसिकली क्या है कि पूरे अपरेटस को काम करना है, और पूरे अपरेटस को काम इस तरह से करना है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस ने अपनी जिम्मेदारी से ज़्यादा करके बताया। लेकिन जो प्रिविलेजेस हैं वो इस वक्त सियासतदानों के पास हैं, वो सियासतदान डिलीवर करें, इकोनॉमी को इम्प्रूव करें, ये हम चाहते हैं। यहाँ पर हमारी ख्वाहिश भी यही है कि मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ेगा। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, मैं टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।